नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम सेमेस्टर 3 के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर के एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ एज अ डिसिप्लिन, एक विषय के तौर पर। ये जो पेपर है यूजीसी नेट के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिनका यूपीएससी में ऑप्शनल पेपर है उनके लिए भी काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। इसका पीडीएफ आपको प्राप्त हो सकता है मेरे वेबसाइट पर जाकर, आप वहां से इसको देख कर ले सकते हैं। www.padhotoaise.in मेरा वेबसाइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है? एडमिनिस्ट्रेशन का आम तौर पर मतलब होता है टू टेक केयर और टू मैनेज अफेयर्स, कि दूसरों का ख्याल रखना और उनके दिनचर्या को, उनके अफेयर्स को मैनेज करना, इसको एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को अगर आप पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन वह प्रक्रिया है जिससे हम अपने संसाधनों को, अपने रिसोर्सेस को, चाहे वह ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वह नेचुरल रिसोर्स हो, चाहे मटेरियल हो, उन सबको मोबिलाइज करते हैं, इकट्ठा करते हैं और किसी एक पर्पस को, किसी एक एम को, किसी एक ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने का काम करते हैं, उसको हासिल करने का काम करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रक्रिया है जिससे हम अपने स्थापित लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, और उन स्थापित लक्ष्यों को प्राप्त करने के दरमियान हमें जरूरत पड़ती है मोबिलाइजेशन करने की, इकट्ठा करने की, ह्यूमन रिसोर्स को और मटेरियल रिसोर्स को। तो इसी को एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वह यूनिवर्सल प्रोसेस है, और ये सभी प्रकार के संस्थाओं में आपको देखने को मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वह सभी प्रकार के इंस्टीट्यूशन में आपको देखने को मिलेगा, चाहे वह एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वह रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वह गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन हो। तो गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, उसी को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। आमतौर पर आप यही समझिए। हर एक इंस्टीट्यूशन में एडमिनिस्ट्रेशन क्यों होता है? क्योंकि हर एक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हर एक जो इंस्टीट्यूशन है, वह अपने लक्ष्यों को पाना चाहता है। वह कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उनके कुछ लक्ष्य होते हैं, और उन लक्ष्य को पाने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना होगा। आपको लोगों को मोबिलाइज करना होगा, आपको अपने मटेरियल रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना होगा, कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन लोगों के बीच में आपको बिठाना पड़ेगा, तभी जाकर आप अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर सकते हैं। तो आप अपने लक्ष्यों की पूर्ति बिना सही तरह से एडमिनिस्ट्रेशन किए नहीं कर सकते। इसीलिए कोई भी संस्था हो, उसके लक्ष्य होते हैं, और उस लक्ष्य के पूर्ति के लिए वह एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल करती हैं। इसीलिए यह यूनिवर्सल प्रोसेस है, और आपको हर एक इंस्टीट्यूशन में देखने को मिलता है। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? तो सिंपल सा बात, जो गवर्नमेंट के लक्ष्य हैं, जो सरकार के लक्ष्य होते हैं, जो हमें पब्लिक पॉलिसीज के माध्यम से पता चलते हैं, लोक नीतियां जो बनती हैं, उन्हीं से तो पता चलता है कि सरकार का क्या लक्ष्य है। तो जो सरकार का पर्पस है, जो पब्लिक पॉलिसी से हमें दिखाई देता है, उसको जब हम लोग लागू करने का कोशिश करते हैं तो उसी चीज को हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक टूल है, एक एक आपका माध्यम है, जो कि सरकार को लोगों का टेक केयर करने में मदद करती है, लोगों के अफेयर को मैनेज करने में मदद करती है। दूसरे शब्दों में बोलें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वह पब्लिक लॉ को, पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। और पब्लिक पॉलिसी किसके द्वारा फॉर्मुलेट किए जाते हैं? सरकार के द्वारा। तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आपका ओवरव्यू है। इसको प्रैक्टिकली समझिए, रटने का कोशिश मत कीजिएगा। उसके बाद अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विकास कैसे होता है? तो एज अ डिसिप्लिन के तौर पर सबसे पहले 1888 में एक आपका जनरल होता है। तो वो जो जनरल है पॉलिटिकल साइंस का, उसको कहते हैं पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली। ये आपका जनरल का नाम होता है। तो पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली जो जनरल होता है 1887 में, जो हमेशा से वह पब्लिश हो रहा होता है, तो 1887 में उड्रो विल्सन का एक आर्टिकल, उड्रो विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं अमेरिका के, और बाद में आपने उनके बारे में सुना भी होगा। लीग ऑफ नेशन को बनाने में भी उड्रो विल्सन का
बहुत अच्छा खासा योगदान रहा है लीग ऑफ नेशन बनाने में। और आप इस सेमेस्टर में आईआर भी पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी पता होगा कि जो लिबरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है आईआर में, उसमें भी वुड्रो विल्सन का काफी ज्यादा योगदान माना जाता है। तो वुड्रो विल्सन 1887 में एक अपना पेपर पब्लिश कराते हैं, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और इसी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ एकेडमिक डिसिप्लिन इसकी नींव रखी जाती है एक विषय के तौर पर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो अगर हम एक आर्ट के तौर पर, एक कला के तौर पर देखें तो ये तो इतना पुराना है जितना पुराना हमारा समाज है, क्योंकि हर एक समाज को अपने अफेयर को मैनेज करने की जरूरत पड़ती है। हर एक समाज के कुछ लक्ष्य होते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपको पूरे समाज के अफेयर को मैनेज करना है, पूरे समाज का अगर टेक केयर करना है, तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो एज एन आर्ट अगर हम देखें एक कला के तौर पर, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उतना ही पुराना है जितना पुराना हमारा समाज है। लेकिन एक विषय के तौर पर जहां हम डिफरेंट काइंड ऑफ थ्योरीज डेवलप करते हैं, एक विषय के तौर पर 1887 में इसकी नींव रखी गई। अब अपने आप से आप ये प्रश्न करके देखिए कि 1887 में ही इसकी क्यों नींव रखी गई। या फिर वुड्रो विल्सन को कोई सपना तो नहीं आया होगा ना कि चलो आज हम एक पेपर लिखते हैं द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और इसको चल के हम जनरल में छपवा देते हैं और आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ डिसिप्लिन तो हम बना ही देंगे। ऐसा तो नहीं हुआ होगा, कुछ कारण रहे होंगे। वुड्रो विल्सन अमेरिका से थे, तो अमेरिका के कुछ ऐसे हालात रहे होंगे 1987 के आसपास में या उससे पहले, कुछ ऐसे हालात आए होंगे जिसके कारण से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ डिसिप्लिन बनाना पड़ा। तो बिल्कुल ऐसे हालात रहे थे। तो क्या क्या ऐसे कारण रहे थे जिससे आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन के तौर पे उभर के आता है? सबसे पहले आपका सबसे मेन रीजन होता है स्पॉइल सिस्टम। ये स्पॉयल सिस्टम जो है ना, ये यूएसए में आपका 1828 में जब एंड्रू जैक्सन जो है जीत कर आते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, तो इन्हीं के समय से शुरू हो जाता है। इसको हम लोग जैक्सनियन मॉडल भी कहते हैं। अब एंड्रू जैक्सन क्या करते थे ना, स्पॉयल सिस्टम में क्या होता है कि जो राष्ट्रपति बनता है ना, वही अपने चचा को, भतीजा को, अपना भाई को, मतलब नेपोटिज्म बहुत ज्यादा होता है। नेपोटिज्म में क्या करते हैं कि मेन मेन जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, सब पद जो है राष्ट्रपति उन्हीं लोग को नियुक्त कर देता है, अपने जान पहचान वाले को। अब अपने जान पहचान वाले को ही नियुक्त करेगा तो सबसे पहली बात, एक तो वह गवर्नमेंट के प्रति बायस रहेगा। अगर दूसरे की सरकार आती है तो दूसरे के सरकार में वह जो है अच्छे से काम नहीं करेगा, तो वहां बायसनेस रहेगा, सबसे पहली बात। दूसरा बात, करप्शन होगा। नेपोटिज्म से भाई जो आए हैं उनका इंटीग्रिटी कितना हाई होगा आप समझिए। तो करप्शन वहां होगा एडमिनिस्ट्रेशन में। अब एडमिनिस्ट्रेशन जो चुनकर आया ऐसे नेपोटिज्म से, उसको कितना ट्रेनिंग मिला होगा? ट्रेनिंग मिल के जाता होगा? मेरिट पर उसको किया गया क्या उसका नियुक्ति, अपॉइंटमेंट? तो आंसर है नहीं। तो कितना इनएफिशिएंट रहा होगा? बिल्कुल क्षमता नहीं होता था एडमिनिस्ट्रेशन में। तो जो स्पॉयल सिस्टम जो एंड्रू जैक्सन के द्वारा लाया गया, उसमें हमें देखने को मिलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन बायस बन गया। एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा करप्शन आ गया स्पॉयल सिस्टम के कारण। एडमिनिस्ट्रेशन का क्षमता जो है पूरी तरह से समाप्त हो गया, क्योंकि मेरिट पर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता था, जो हमारा प्रशासन होता था। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक पर था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत 1750 के आसपास से हो जाती है। 1850 आते तक 100 साल का समय जो है बीत जाता है। तो उस दरमियान इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति जो है अपने चरम पर होती है। अब औद्योगिक क्रांति के कारण बहुत बड़े बड़े संस्था जो है एग्जिस्टेंस में आ गए थे। अब उन संस्थाओं में भी एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा समस्या आ रहा था। कैसे मैनेज करें इतने सारे वर्कर्स को, इतने सारे फाइल्स को, इतने सारे प्रॉब्लम्स को? तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी एक कारण था। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण अमीर और अमीर बने, गरीब और भी गरीब बनते गए। तो उन लोगों को जो है सरकार को सहायता करने की भी आवश्यकता पड़ी। तो इसीलिए वेलफेयर स्टेट की आवश्यकता पड़ी। अब वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आएगा तो आपको जनता के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा। ज्यादा काम करने के लिए ज्यादा आपको ऑफिसर्स चाहिए, तो आपको और बेहतर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तभी आप वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को लागू कर पाइएगा। तो ये सब कुछ 5-6 कारण थे जिसके कारण से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ डिसिप्लिन के तौर पर वुड्रो विल्सन ने तय किया कि हमें लाने की आवश्यकता है,
ताकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जो है करप्शन फ्री बनाया जा सके, इफिशिएंट बनाया जा सके, इफेक्टिव बनाया जा सके। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन की समस्या से जूझ रहे हैं उसका सहायता किया जा सके, वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को सही से लागू किया जा सके। तो इसी कारण से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन के तौर पर आया। ऐसा नहीं था कि सपना देखकर एक दिन उठे कि नहीं आज तो हम पेपर लिखवे करेंगे कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो ये आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम जो आपका विकास हुआ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उसको हम कुछ चरणों में बांट देते हैं, कुछ स्टेजेस में बांट देते हैं। सबसे पहला चरण आता है, पहले तो पहला ही चरण आएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी। सबसे पहले चरण में राजनीति और प्रशासन दोनों को अलग रखने का प्रयास किया गया। अब राजनीति और प्रशासन को अलग रखने का ये मतलब नहीं है कि ये कह दिया गया कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन जो है दोनों अलग अलग, मतलब दोनों में कोई संबंध ही नहीं है, ऐसा नहीं। देखिए ये माना गया कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में संबंध तो है। पॉलिटिक्स जो है वह पॉलिसीज बनाता है, पॉलिसीज को फॉर्मुलेट कौन करेगा, पॉलिटिक्स ही करेगा, पॉलिटिकल लीडर। और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने का किनका काम है, तो इम्प्लीमेंटेशन का काम है एडमिनिस्ट्रेशन का। तो संबंध तो है ना, दोनों ही पब्लिक पॉलिसी से ही रिलेटेड है। लेकिन एक आपका बीच में सेपरेशन लाया गया ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को अपना ऑटोनॉमी मिल सके, अपनी स्वायत्ता मिल सके। फॉर एग्जाम्पल अगर आप भारत के राज्यों को देखिएगा तो जितने भी भारत के राज्य है अपनी उनकी स्वायत्ता है, पुलिस प्रशासन वो खुद से मैनेज करते हैं। इसका ये मतलब थोड़ी हो गया कि वह स्वायत्त हो गए तो वह भारत का हिस्सा ही नहीं है। समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ बहुत सारे टीचर्स ये पढ़ाते हैं, ये मैंने कहाँ सीखा, मुझे भी पहले कंफ्यूजन था। तो जो डीयू की प्रोफेसर हैं मधुलिका बनर्जी मैम, उन्होंने मुझे बताया था पर्सनली कि बेटा डाइकोटोमी का मतलब ये नहीं होता है कि पूरी तरह से सेपरेशन कर दिए पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। जब तक पब्लिक पॉलिसी लोक नीति पॉलिटिक्स से बन के नहीं आएगा तब तक एडमिनिस्ट्रेशन उसको लागू कैसे करेगा। तो दोनों में संबंध तो है, लेकिन इसको इंडिपेंडेंस देने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को स्वतंत्रता देने के लिए कि इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है वह ऑटोनॉमस तौर पे कर सके, स्वतंत्र तौर पे कर सके, उस पर कोई दबाव नहीं बनाए, कोई राजनीतिक जो आपका नेता है वह एडमिनिस्ट्रेटर पर कोई दबाव नहीं बनाए, इसीलिए ये डाइकोटोमी को बनाया गया। कहा गया कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का काम अलग अलग है। पॉलिटिक्स जो है वह फॉर्मुलेशन का काम करती है पब्लिक पॉलिसीज का, और इम्प्लीमेंटेशन का काम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को एक ऑटोनॉमी दी गई, ऐसा नहीं कि सेपरेट कर दिया गया। तो डाइकोटोमी का मतलब यहाँ ऑटोनॉमी से है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये चीज आपको समझ में आया। तो सेपरेट कर दिया गया पॉलिटिक्स को एडमिनिस्ट्रेशन से, ऑटोनॉमी दी गई। अगर हम और टेक्निकल तौर पर बोले तो इसी को पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी कहा जाता है। मैंने तो आपको बता ही दिया कि ये स्टेज की शुरुआत वुड्रो विल्सन की एक आर्टिकल से हुई। उस आर्टिकल में उन्होंने ऐसे लिखा, ऐसे का टाइटल था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली जनरल में छपता है 1887 में। अब यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया एडमिनिस्ट्रेशन को एक सेपरेट, इंडिपेंडेंट और सिस्टमेटिक स्टडी के तौर पर हमारे सामने रखा जाता है। इसी कारण से वुड्रो विल्सन को हम लोग फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको सभी चीजें बता दी। वुड्रो विल्सन जो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वह पॉलिटिक्स के स्फेयर से बाहर है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वह पॉलिटिक्स के स्फेयर से बाहर है, और एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन कि किस तरह से लागू करना है हमें एक पॉलिसी को, वह पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं है, वह अलग क्वेश्चन है। पॉलिटिकल क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल क्वेश्चन में हम वाद विवाद का निपटारा करने का प्रयास करते हैं। पॉलिटिकल क्वेश्चन हर एक उस क्वेश्चन को कहेंगे जो संघर्ष को दूर करने का काम कर रहा है। राजनीति की काम ही वही होती है कि समाज में जो विद्यमान संघर्ष है, जो कॉन्फ्लिक्ट है दो या दो से अधिक ग्रुप्स के बीच में, उसको कम करे। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन जो प्रशासन से जुड़े गए, जो है जुड़े हुए प्रश्न, वो पॉलिटिकल प्रश्न नहीं है, राजनीतिक प्रश्न नहीं है, इस चीज को समझना पड़ेगा। जो आपका पॉलिटिक्स है उसका काम है पब्लिक पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना, और जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है उसका काम है कि जो पॉलिसी डिसीजन लिया गया है उसको इम्प्लीमेंट करना। तो ये पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी में बताया गया।
कुल मिलाकर अगर हम कहें तो वुड्रो विल्सन जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक बिजनेस बनाना चाहते थे, एक बिजनेस जैसा फील्ड। बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में हम लोग प्रोफेशनल रहते हैं, बिजनेस में हमें अपने काम से मतलब होता है, प्रोफेशन होता है, न्यूट्रलिटी रहती है ना। तो उसको बिजनेस जैसा बनाना चाहते थे ताकि इसमें न्यूट्रलिटी हो, करप्शन नहीं हो, लोग इफिशिएंट तरीके से, बिजनेस जो है वह इफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से काम करते हैं। इसीलिए बिजनेस लाइक बनाना चाहा वुड्रो विल्सन ने एडमिनिस्ट्रेशन को। और अगर हम इन शॉर्ट बोलें तो उन्होंने ऐसा इसलिए बोला ताकि राजनीति से जो है एडमिनिस्ट्रेशन प्रभावित ना हो। राजनेता ऐसा नहीं कि अपने ऑर्डर्स दें और एडमिनिस्ट्रेटर बेचारा जो है उनकी बात माने, नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर एक बिजनेसमैन की तरह है। उसका काम है कि जिस प्रकार से आपके पास पॉलिसी आया बन के, उसको बस आप इम्प्लीमेंट कीजिए अपने ईमानदारी के साथ, अपने क्षमताओं के साथ, और बिना किसी से प्रभावित हुए, बिना करप्शन के, और बिना किसी के प्रति बायस रखते हुए। तो ये बात यहाँ पे कहा गया। अब कुल मिलाकर 4-5 बातें निकल कर आती हैं। सबसे पहली बात, एडमिनिस्ट्रेशन को ऑटोनॉमी दी गई, सेपरेट कर दिया गया पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को। दूसरी बात, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के कॉम्पेरेटिव स्टडी को शुरू किया गया। एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करने की यहाँ पे कोशिश की गई। बाद में कॉम्पेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूरे तरह से डेवलप होता है, जिसका श्रेय FW रिक्स को जाता है, मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ छोटे मोटे तौर पर दो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में कंपैरिजन करना शुरू कर दिया गया। वुड्रो विल्सन ने इसकी भी बात की थी। और जो अच्छाइयाँ हैं एक दूसरे की, इन दोनों को कॉपी करने की बात की गई कि हम लोग एक दूसरे की अच्छाइयों को कॉपी कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, और जो कमियां हैं उसको दूर कर सकते हैं समझ के। फिर क्षमता को बढ़ाने के लिए बिजनेस लाइक प्रैक्टिस की तरह पे एडमिनिस्ट्रेशन को एडवोकेट किया कि एडमिनिस्ट्रेशन को बिजनेस लाइक प्रैक्टिस जो है अपनाना चाहिए ताकि उसका क्षमता बढ़ सके, इफिशियंसी बढ़ सके। और इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए, प्रभाव बढ़ाने के लिए ब्यूरोक्रेसी का, उन्होंने कहा कि मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होना चाहिए और प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर्स का। ऐसे नहीं कि स्पॉयल सिस्टम से लाके तुम अपना चाचा भतीजा और मामा काका को भर्ती कर दो लाके, जिस तरह से जैक्सेनियन मॉडल के टाइम में होता था, एंड्रू जैक्सन का स्पॉयल सिस्टम। और स्पॉयल सिस्टम मतलब इतना फेमस हो गया था एंड्रू जैक्सन का कि इसको लोगों ने फॉर ग्रांटेड ले लिया था। कोई भी राष्ट्रपति एंड्रू जैक्सन के बाद आया तो सबने स्पॉयल सिस्टम को फॉलो किया। जैसे आज हम आप हमारे भारत में देखिएगा तो भ्रष्टाचार और घूस का लेन देन आम बात है। कुछ कुछ लोग अधिकारी तो ऐसे होते हैं कि जो घूस को अपना अधिकार मानते हैं कि मेरा तो जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको उस करप्शन के श्रेणी में नहीं रखते, कहते ये तो मेरा हिस्सा है। उसी तरह से एकदम नॉर्मल मान लिया गया। तो ये आपका पहला फेज रहा। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, यूजीसी नेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है ना, जब हम सेमेस्टर 3 में थे तो मेरे टीचर्स अच्छे थे, उन्होंने कॉन्सेप्ट मुझे अच्छे से पढ़ाया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि फैक्ट भी इंपॉर्टेंट होता है। हम कभी फैक्ट को वैल्यू नहीं दिए क्योंकि हम बचपन से आइंस्टाइन का कहानी सुनकर बड़े हुए थे कि फैक्ट कौन याद रखता है। अगर फैक्ट ही याद रखना हुआ तो गूगल किस बात के लिए है, बुक्स किस बात के लिए है। पर बाद में जब हम बड़ा हुए पता चला कि नहीं, मतलब बड़ा तो उसी समय थे उम्र में, तो बाद में पता चला नहीं, बाद में यूजीसी नेट नाम का कुछ एग्जाम होता है और उसमें हम लोग जो सेमेस्टर 6 तक पढ़ते हैं उसी में से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन पूरा फैक्चुअल रहता है। कॉन्सेप्ट नाम का कुछ नहीं होता उसमें, कॉन्सेप्ट नाम का 5-10% होता है। तो मुझे अगर उसी समय पता होता ना कि फैक्ट को उसी समय रट लेता मैं, लेकिन मुझे दोबारा से मेहनत करके मुझे यूजीसी नेट का एग्जाम देना पड़ा क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि फैक्ट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में। तो इसीलिए मेरे स्टूडेंट्स, आप अगर अभी सेमेस्टर 3 में हैं तो अभी से ही इसको रटना शुरू कर दीजिए। क्यों दोबारा से तैयारी कीजिएगा यूजीसी नेट का, सेमेस्टर 6 पास आउट होइएगा, एक बार रिवाइज कीजिएगा अपने नोट्स को, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन, वुड्रो विल्सन को कहते हैं। फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन याद रखिएगा, फ्रैंक जे गुडनाउ को कहते हैं। और उसके बाद पहला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो बुक जो छपता है, जो पब्लिश होता है, जो फुल फ्लेजेड बुक होता है, वह LD वाइट का बुक होता है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम दूसरे चरण में चलते हैं।
अब ये चरण में प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को जो है ना यहाँ पे फॉर्मुलेट करने का काम किया गया। यहाँ स्कॉलर्स ने बिलीव किया, आर्ग्यू किया कि एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ सिद्धांत हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, और उन सिद्धांतों को, उन प्रिंसिपल्स को हम ह्यूमन को स्टडी करके, अब देखिए कुल मिलाकर प्रैक्टिकली समझिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बींग्स काम कर रहे हैं। अब इन ह्यूमन बींग्स को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर देखेंगे कि वह कैसे काम कर रहे हैं, तो ऐसा स्कॉलर्स का मानना था, विद्वानों का मानना था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विद्वानों का, कि कुछ सिद्धांत होते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन के, प्रशासन के कुछ सिद्धांत होते हैं, और उन सिद्धांतों को जो है हम डिस्कवर कर सकते हैं। कैसे डिस्कवर कर सकते हैं? तो ऑर्गेनाइजेशन में, संस्थाओं में जो लोग, जो ह्यूमन बींग्स काम कर रहे हैं, उनको एनालाइज करके, उनको समझ के हम उनको डिस्कवर कर सकते हैं। और इससे जो है इफिशियंसी और इकोनॉमी, मतलब सस्ते में अच्छा काम हो जाएगा और क्षमता भी बढ़ेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ऐसा मानना था स्कॉलर्स का। और इसीलिए उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को, या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो नाम से आप बोलें, उसको डेवलप करना शुरू कर दिया। तो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट तो दिया था F.W. टेलर ने, साइंटिफिक मैनेजमेंट हम नहीं कहेंगे बार बार, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट तो F.W. टेलर ने दिया। तो इसी तरह से जो है यूनिवर्सल वैलिडिटी वो लोग क्लेम करने लगे। देखिए थोड़ा और समझते हैं इसको, थोड़ा और डीप में जाकर। तो उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल जो है, हम जो है उसको खोज सकते हैं, लागू कर सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इससे क्षमता भी बढ़ेगा और इकोनॉमिकल हो जाएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और उन्होंने कहा कि ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ये प्रिंसिपल्स को हम कहीं भी लागू कर सकते हैं, इनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग इसको लागू कर सकते हैं। वह एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो, एडुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्या पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको रहने दीजिए। जो प्रिंसिपल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, एडमिनिस्ट्रेशन के, उसको हम कहीं भी लागू कर सकते हैं, इसका यूनिवर्सल वैलिडिटी है। प्योर साइंस बनाने का कोशिश किया गया इस समय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, जो कि सही चीज नहीं है। यहां पर यह भी कहा गया कि लोग, और एक सबसे इंपॉर्टेंट इसका प्रिंसिपल क्या था, प्रिंसिपल ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेशन था इस समय काल में, इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था इंसेंटिव प्रिंसिपल। इंसेंटिव प्रिंसिपल ये कहता है, जो कि सबने इस बात को माना है, जितने भी यहाँ पे आप थिंकर्स इस टाइम पीरियड में पढ़िएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम F.W. टेलर, फिर आगे हेनरी फ्योल, MP फॉलेट, सब एक बात बोलेंगे आपका कि देखो भाई, इंसेंटिव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप जितना ज्यादा पैसा दोगे, मेनली मैं हेनरी फ्योल और F.W. टेलर के बारे में यहाँ जिक्र कर रहा हूँ, आप जितना ज्यादा किसी बंदे को पैसा दोगे, वह उतना ज्यादा काम करेगा। मतलब एक मशीन की तरह ह्यूमन बींग को समझा गया कि ज्यादा से ज्यादा, जिस तरह से कार में पेट्रोल रखोगे, उतने ही आप दूर तक ट्रैवल करके जा पाओगे। तो जितना ज्यादा पैसा दोगे, उतना ज्यादा ह्यूमन बींग काम करेगा। लेकिन ये भूल गए कि ह्यूमन बींग जो है वह मशीन नहीं है, वह किसी मशीन में एक पार्ट नहीं है, वह ह्यूमन बींग है। उनका मानसिक और उनका सामाजिक पहलू भी है। तो मानसिक और सामाजिक पहलू पर यहाँ ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसा साइंस बनाया गया। इसका कोशिश किया गया कि जिस तरह ग्रेविटी का रूल आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी लागू कर सकते हैं, उसी तरह से इन्होंने कहा कि हम जो प्रिंसिपल्स बताएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के, वह यूनिवर्सल होंगे, सभी जगह उसको हम लागू कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। हर एक तरह के ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको हम लोग लागू कर सकते हैं। और सबसे पहला बुक लिखा W.F. विलोग बाय ने, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये बुक लिखा। और उसके बाद बहुत सारे पब्लिकेशंस हुए, जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को जो है देखा गया। और साइंटिफिक मैनेजमेंट का तो शुरुआत इससे पहले ही हो गया था, इसी काल में। आपको पता होगा 1909 में F.W. टेलर ने प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट नाम का बुक लिखा था। तो इसको तो हम पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी के टाइम में भी डाल सकते हैं, क्योंकि 1909 इसी में आता है। और ये सब जो हम एरा लिए हैं ना, ये लक्ष्मीकांत के बुक से हम लिए हैं, ओके, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय लक्ष्मीकांत। और इसमें हम अपने तरफ से भी अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को हम इनकलकेट किए हैं, ताकि आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आए। और इसमें कौन कौन से बुक्स को हम ले सकते हैं, तो ये टाइम पीरियड जो है, ये रिजिड टाइम पीरियड नहीं है, आप देख सकते हैं। हेनरी फ्योल का इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट
जो जनरल मैनेजमेंट बुक है वो इस कैटेगरी में श्रेणी में आता है। एमपी फॉलेट का क्रिएटिव एक्सपीरियंस भी इसी श्रेणी में आता है। मुने और रेली का ऑनवर्ड इंडस्ट्री 1931 वाला ये भी आता है। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी एक बुक है मुने और रेली का। इसको आप अभी याद कर लीजिएगा, बाद में बहुत फायदा करेगा हमको, बाद में इसको रटना पड़ा है ये सबको। गुलिक और उर्विक का जो पेपर है सबसे इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल्स ऑन दी साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी यहाँ पे आता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उर्विक और गुलिक का जो आपका पेपर होता है, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक चीज बोलता है, ये बोलता है कि हम लोग, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि हम लोग ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करके, हर एक ह्यूमन पर एक्सपेरिमेंट करके हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोल लें, उसको हम लोग निकाल सकते हैं, उसको हम लोग पता लगा सकते हैं। तो ये चीज हुआ सेकेंड फेज में, जहां प्योर साइंस बनाने का कोशिश किया गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। फिर आता है एरा ऑफ चैलेंज। अब उसको जो प्योर साइंस बनाने का कोशिश किया गया, अब उससे प्रॉब्लम हो गई। अब चैलेंज करना लोगों ने शुरू किया। चैलेंज करना दो तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लोगों ने शुरू किया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दो ही आधार था। पहला आधार था कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में डाइकोटोमी है, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन एक दूसरे से अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोनॉमस है। पहला तो ये आधार था जिससे हम कह रहे थे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग आपका डिसिप्लिन है, एक अलग विषय है। और दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स पे हम कह रहे थे, और उस प्रिंसिपल्स को हम लोग बनाए कैसे थे, तो इंसेंटिव बेसिस पर बनाए थे कि जिसको जितना ज्यादा पैसा दोगे उतना ज्यादा काम करके देगा। अब ये दोनों को चैलेंज किया गया, ये सब आपको पढ़ना है आगे, यहाँ पे हम शॉर्ट में बता रहे हैं आपको, इसीलिए हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला बात तो यही बताया गया कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में कोई डाइकोटोमी नहीं है, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन एक दूसरे से अलग नहीं है। इनफैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ पॉलिसीज को लागू करने का ही काम नहीं करता, एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पॉलिसी के फॉर्मुलेशन में भी। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है वह पॉलिटिक्स के अंदर ही आएगा, पॉलिटिक्स के डोमेन में ही आएगा, ना कि उसका ऑटोनोमस एक डोमेन है, उसका एक ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस है। तो पहला बात को तो खारिज कर दिया गया। तो कितना बड़ा चैलेंज किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन का जो नींव है उसी को हिला के रख दिया गया, है ना। और दूसरा, ये चैलेंज किया गया कि ये जो आप प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन निकालते हैं और जो आप कह रहे हैं कि इसका यूनिवर्सल वैलिडिटी है, ये साइंटिफिक है, ये बिल्कुल ही कहना गलत है। क्योंकि आपने एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स में सिर्फ एक ही पहलू को ध्यान दिया, और वह पहलू था इकोनॉमिक पहलू, कि आप जितना ज्यादा अर्थ से लोगों को मोटिवेट करेंगे उतना ज्यादा लोग काम करेंगे, जितना ज्यादा पैसे देंगे उतना ज्यादा काम करेंगे। पर इंसान एक सामाजिक प्राणी है, इंसान जो है उसका एक मानसिक पहलू भी होता है। आपने उस सामाजिक और मानसिक पहलू को तो पूरी तरह से नकार दिया। और ये चीज एल्टन मायो कहते हैं, जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी की बात करते हैं और बिहेवियरल अप्रोच की बात करते हैं। मैं हॉथॉर्न इफेक्ट पढ़ाऊंगा एल्टन मायो का। तो एल्टन मायो ये दूसरा चीज कह रहे हैं, और इस चीज को जो है सपोर्ट भी कर रहे हैं। जैसे हर्बर्ट साइमन इसको सपोर्ट करते हैं। हर्बर्ट साइमन इसको बोलते हैं कि ये सिर्फ प्रोवर्ब है, ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो आपने निकाला ना, ये बस पहेलियां हैं, और ये बस आपकी मृग तृष्णा है, ये बस आपकी फैलिसीज हैं। फैलिसीज मतलब कपोल कल्पनाएं हैं, आपकी इमेजिनेशन है आपका। ये प्रिंसिपल ना ही यूनिवर्सल है ना ही साइंटिफिक इन नेचर है। तो दोनों नींव को पूरी तरह से हिला के रख दिया गया, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट पर खतरा मंडराने लगा। खतरा इसलिए मंडराने लगा कि इसका कोई स्वतंत्र एग्जिस्टेंस बचेगा कि नहीं बचेगा, कि दोबारा से ये पॉलिटिक्स के ही डोमेन में, पॉलिटिक्स के ही दायरे में चला जाएगा, ये खतरा मंडराने लगा। और इस चीज को जिसने सपोर्ट किया, ये सब सब चीजें मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने मैकेनिस्टिक अप्रोच लिया, लोगों को एक मशीन की तरह उन्होंने देखा, मैंने पहले ही आपको बताया। और उन्होंने सामाजिक और मानसिक पक्ष को पूरी तरह से नकार दिया, है ना, नेग्लेक्ट कर दिया ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। और ये सब आपको बुक्स याद रखने हैं जो कि इन सब बातों को कहते हैं, जैसे डिवाइट वाल्डो। ये डिवाइट वाल्डो का आगे भी आप नाम सुनेंगे, ये एनपीए में आएंगे,
न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। फिर हर्बर्ट साइमन का आपको डिसीजन मेकिंग थ्योरी पढ़ना है, ये आगे आएगा। फिर एफ एम मार्क्स जो है, इनका ब्यूरोक्रेसी है, ये एफ एम मार्क्स का, ये तो आपको शायद नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में नहीं होगा। चेस्टर बर्नार्ड भी आपके सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, मैं कोशिश करूंगा। तो ये चेस्टर बर्नार्ड का जो बुक है, द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये भी इन्हीं बातों को कहता है कि भाई ये जो आप प्रिंसिपल्स बना रहे हैं, ये प्रिंसिपल्स जो है साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट को जो है नकार दे रहे हैं, ये सिर्फ प्रोवर्ब हैं, पहेलियां हैं, और ये सिर्फ कपोल कल्पनाएं हैं, इमेजिनेशन है, कोई साइंस वाइंस नहीं है आपके प्रिंसिपल्स में, है ना। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर और प्रोवर्ब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में तो बहुत लताड़ा था हर्बर्ट साइमन ने, ये जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थे उनके। फिर उसके बाद जो ये भी रोबोट डाल का तो आपने सेमेस्टर फर्स्ट में भी नाम सुना होगा। सेमेस्टर फर्स्ट में हमने जब बिहेवियरल रेवोल्यूशन को पढ़ा था, तो उस समय भी रोबोट डाल आते हैं, उस टाइम में इनका जिक्र होता है। तो रोबोट डाल इसमें कहते हैं कि जो साइंस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके साथ तीन प्रॉब्लम है। अब हम कभी बाद में बात करेंगे क्या वह तीन प्रॉब्लम है, बट ये सब कुछ कुछ बुक्स होते हैं जो कि इस फेज में रिलेटेड होते हैं, यही बुक्स होते हैं जो कि चैलेंज करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल वाले नैरेटिव को और डाइकोटमी वाले नैरेटिव को, कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन एक दूसरे से अलग है। उसके बाद आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है। अब आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होगा, पूरा का पूरा न्यू ही हिला के रख दिया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेचारा इसी पर टिका हुआ था, उसका स्तंभ ही यही था, पिलर ही यही था कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग चीज होता है। एडमिनिस्ट्रेशन का ऑटोनॉमी होता है, और एडमिनिस्ट्रेशन का प्रिंसिपल को हम ढूंढ सकते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन को एनालाइज करके एक ऑर्गेनाइजेशन में, और वह प्रिंसिपल जो है वह सार्वभौम्य होंगे, यूनिवर्सल होंगे, हर एक इंस्टीट्यूशंस में हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यही ना बेसिस था जी। लेकिन जो एरा ऑफ चैलेंज आया, दोनों को चैलेंज कर दिया ना, दोनों रूट को ही, जड़ को ही चैलेंज कर दिया, तो पेड़ तो अब कमजोर हो जाएगा ना। तो अब ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस हुआ, आइडेंटिटी क्राइसिस से जब सफर करने लगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो दो तरह का यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिला। कुछ लोग तो बेचारे निराश हो गए, कहे कि हाँ वो लोग ठीक ही बोल रहा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो पॉलिटिक्स का ही डोमेन है, क्योंकि पॉलिटिक्स ही मदर साइंस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो कुछ लोग जो है ना, वह दोबारा से पॉलिटिकल साइंस में ही लौट जाते हैं। अब लौट चलें, एक मूवी देखा होगा, बस वही वाला काम ये लोग करते हैं, अब लौट चलें, लौट जाते हैं फिर से पॉलिटिकल साइंस में ही, कहते हैं हाँ हाँ हम मान लिए पॉलिटिकल साइंस का ही डोमेन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इसमें कौन कौन से ऐसे थिंकर्स होते हैं? जॉन गॉस वैसे बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थिंकर हैं। इन्होंने ही इकोलॉजिकल अप्रोच सबसे पहले दिया था। इनफैक्ट F.W. रिक्स से भी पहले, इन्होंने ही रिक्स से पहले इकोलॉजिकल अप्रोच दिया था। तो फादर ऑफ इकोलॉजिकल अप्रोच कहा जाता है जॉन गॉस मैरियम को। तो लेकिन इन्होंने वापस लौटने का निर्णय किया, पॉलिटिकल साइंस को एज अ मदर साइंस माना, और मान लिया कि ठीक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डोमेन है उसका। फिर आपके जो रॉस्को मार्टिन है, यही अप्रोच लेते हैं। इनका ये सब आर्टिकल, ये सब का नाम वाम देख लीजिएगा, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आपको बता दे रहे हैं, ये यूजीसी नेट ये सब में भी नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी आंसर में लिखो, फिर उसके बाद भूल जाना भाई, यही होता है। और बाकी जो पहले वाला बुक्स था उसको भूलना नहीं, उसको हमेशा याद रखना है। जब तक प्रोफेसर ना बन जाओ, चाहे जो बनना चाहते हो, कुछ स्टेबल जॉब ना ले लो, काम आएगा यूजीसी नेट जेआरएफ में। उसके बाद दूसरे ऐसे लोग होते हैं थोड़े साहसी टाइप के, वे बोलते हैं नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन तो अंततः एडमिनिस्ट्रेशन ही है, भले ही राजनीति से रिलेटेड हो, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन है तो अपने आप में अलग ही, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्य काम होता है पॉलिसीज को लागू करना। तो एडमिनिस्ट्रेशन का तो एक अपना ही एक आपका ऑटोनॉमी है ही। अब वह पॉलिटिक्स में एडमिनिस्ट्रेशन हो, एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, या रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन में, कहीं भी आप एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, एडुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। एक बात और बताना चाहता हूँ, एक बार में पूरा वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, कहीं कोई कट वट नहीं करते हैं, जूम से रिकॉर्ड करते हैं। तो हो सकता है कि कभी कभी हम फंबल कर जाए, क्योंकि एक बार 40-50 मिनट बोलना एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो कभी कभी जैसा हम अभी बोल दिए एडुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, तो बोलना चाह रहे थे एडुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो ध्यान से सुनिएगा चीजों को।
तो कुछ लोग जो हैं अंततः ये निर्णय लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन तो एडमिनिस्ट्रेशन ही है, मुख्य काम इसका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी है। इसीलिए उन्होंने एक एक जनरल का फाउंडेशन रखा, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली 1956। और इसके आपके बहुत सारे मेंबर्स बने, जैसे मैं इसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन था। ऑर्गेनाइजेशंस नाम का एक बुक लिखा मार्च और साइमन ने। फिर उसके बाद बिहेवियरल थ्योरी ऑफ फर्म लिखा साइयर्ट एंड मार्च ने। फिर उसके बाद हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखा मार्च ने। ये सब सारे बुक्स को इन्होंने लिखा और इन्होंने यही तय किया अंततः कि एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन ही है, हमें पॉलिटिकल साइंस में वापस लौटने की जरूरत नहीं है। हमें एक नया आइडेंटिटी, नया थ्योरी बनाना पड़ेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और ऐसा ही किया गया। डिस्टिंक्ट एक एक डिसिप्लिन बनाने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने काफी मेहनत किया। और बाद में बहुत सारे थ्योरीज हमारे सामने आते भी हैं। और आज भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक अलग डिसिप्लिन है, इसीलिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बाद में बहुत सारे थिंकर्स आते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नए नए अप्रोचेस, नए नए थ्योरीज को लेकर आते हैं। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक नया नाम दिया जाता है। मतलब नया नाम नहीं, एक नया जगह दिया जाता है, एक पहचान उसको दोबारा से मिल जाता है। जैसे न्यू ह्यूमन रिलेशन अप्रोच लेकर आते हैं, क्रिस एग्रिस हैं, फिर मैकग्रेगोर हैं, फिर लाइकर्ट हैं, फिर बेनिस हैं। फिर कॉम्पेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जो है और इकोलॉजिकल अप्रोच को, जैसा कि मैंने आपको बताया, F.W. रिक्स लेकर आते हैं। फिर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को जो है एडवर्ड वाइडनर लेकर आते हैं और F.W. रिक्स लेकर आते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, F.W. रिक्स। और ये सब चीज को मैंने एक लेक्चर में बताया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट क्या है, ये सब चीज मैंने आपको वहां पे बताया है। फिर उसके बाद न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इमरजेंस होता है, पब्लिक चॉइस थ्योरी। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इमरजेंस में दो थिंकर का आप नाम याद रख सकते हैं। डिवाइट वाल्डो का नाम याद रख सकते हैं, जिन्होंने मेनू ब्रुक कॉन्फ्रेंस 1968 में जिसका चेयर भी किया था, जिसके चेयरमैन थे। दूसरे आप फ्रैंक मरीनी का नाम याद रख सकते हैं, फ्रैंक मरीनी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट थिंकर है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। फिर पब्लिक चॉइस अप्रोच भी आता है, जिसमें आपका विंस्टन ऑस्ट्रॉम आता है, फिर तुलक भी इसी में आते हैं। तो ये सब कुछ कुछ थिंकर्स हैं पब्लिक चॉइस अप्रोच से। और इतने सारे अप्रोच आते हैं। बाद में आप देखिएगा तो पब्लिक पॉलिसी अप्रोच आएगा हमारे सामने, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आता है, गुड गवर्नेंस आता है, फिर न्यू पब्लिक सर्विस। तो बहुत सारे अप्रोचेस फ्यूचर में आते हैं। और आज की तो स्थिति है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अलग से मास्टर्स और अलग से बैचलर्स की डिग्री मिलती है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग डिसिप्लिन तो है ही, सब फील्ड माना जाता है पॉलिटिकल साइंस का, लेकिन अपने आप में ही एक डिसिप्लिन माना जाता है आईआर के जैसा। फिर उसके बाद पांचवा और अंतिम स्टेज को मैंने एक साथ ही रख दिया है, इंटरेस्ट इन अदर सब फील्ड्स। फिर उसके बाद अलग अलग सब फील्ड्स जो है उसके बाद वह इमर्ज होते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। बहुत सारे फील्ड्स यहाँ दोबारा से रिपीट होंगे। जैसे 1971 से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। तो मेनू ब्रुक कॉन्फ्रेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, 1968 में होता है। ये 20-20 साल में एक एक बार होता है। तो सबसे पहला मेनू ब्रुक कॉन्फ्रेंस हुआ था 1968 में, तो 20 साल जोड़ दो। दूसरा कब होगा? 1988 में। तीसरा कब हुआ होगा? 2008 में बिल्कुल हुआ था। अगला कब होगा? 2028 में। इस तरह से मेनू ब्रुक कॉन्फ्रेंस होता है। तो देखो ट्रिक हम दिए हैं भाई, लाइक जरूर करना एक। ये सब एनालिसिस होता है ना? एनालिसिस नहीं होता एक्चुअली, हम पढ़े थे एक जगह इसीलिए हम आपको बता दिए। तो फ्रैंक मरीनी और डिवाइट वाल्डो जो है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आइडिया के साथ आते हैं मेनू ब्रुक कॉन्फ्रेंस 1 में। और यहीं पे जन्म होता है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसको हम लोग एनपीए कहेंगे। इसमें रिलेवेंस, वैल्यू, इक्विटी और चेंज को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इनकलकेट करने की बात की गई। इन सभी चीजों को जब हम लोग एनपीए पढ़ेंगे उस समय डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर 3 घंटा का बन जाएगा अगर हर एक चीज को समझाते चले। उन्होंने कोशिश किया कि हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, डेमोक्रेटाइजेशन और डीब्यूरोक्रेटाइजेशन को लेकर आए। फिर उसके बाद पब्लिक पॉलिसी पैराडिम आता है, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर है डिरॉर। तो डिरॉर जो है पब्लिक पॉलिसी पैराडिम लेकर आता है। पब्लिक पॉलिसी एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही हो जाता है अलग। और इनफैक्ट पब्लिक पॉलिसी एक पेपर भी पढ़ना होगा आप लोगों को, डीएससी पेपर होता है सेमेस्टर 5 या 6 में, आप आगे जाएंगे तो।
तो पब्लिक पॉलिसी इसीलिए एक नया आपका अप्रोच बन जाता है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना। तो पॉलिसीज केंद्र में है ना। अगर पॉलिसीज, पब्लिक पॉलिसीज ही बेहतर ना बने, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कितने भी बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करे पब्लिक पॉलिसीज को, कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए पब्लिक पॉलिसी को स्टडी किया गया कि बेहतर पब्लिक पॉलिसी कैसे बनाया जाए, क्या क्या इसमें गुण होने चाहिए, फीचर्स होने चाहिए। तो पूरा एक पब्लिक पॉलिसी पैराडीम ही बन के आ जाता है। और पब्लिक पॉलिसी पैराडीम, जैसा कि मैंने आपको बताया, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिसी पे फोकस करता है। इस पेपर में भी आपको लगता है पब्लिक पॉलिसी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है। तो ये चीज आप लोगों को समझना था यहाँ। फिर उसके बाद मैं आगे आपको एनपीएम के बारे में बताऊंगा, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। इसमें आपको डेविड ऑसबॉर्न और आपके टेड गेबलर का नाम आता है। तो एनपीएम क्या होता है? देखिए, एनपीए अगर शॉर्ट में समझे ना, तो पहले जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था ना, वह ब्यूरोक्रेटिक था। वह नौकरशाहों के इर्द गिर्द घूमता था। नौकरशाह केंद्र में होते थे, जनता परिधि पर होती थी, सर्क्यूमफरेंस पर। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, और मैंने एक बड़ा शॉर्ट प्रिसाइज कॉन्साइड लेक्चर सीरीज भी बना रखा है मेन मेन कॉन्सेप्ट का, उसका भी लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। कुल मिलाकर एनपीए से क्या किया गया कि जनता को केंद्र में रखा गया, कि जनता के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ना कि जनता पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है ये काम। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से काम करता है ना, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के गुण को लाया गया न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में, ताकि बहुत बेहतर सर्विस हम जनता को प्रोवाइड कर सके, और ताकि खर्च भी कम किया जा सके। खर्च कम करने का बात इसलिए आने लगा क्योंकि सरकारों पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया था और पैसे की कमी थी, क्योंकि ऑयल क्राइसिस हो रहा था 1973 के टाइम में। जब एनपीए में एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे। नियो लिबरलिज्म का जो फिलॉसफी है, जो रॉबर्ट नॉजिक सपोर्ट कर रहे हैं, फिर हयाक सपोर्ट कर रहे हैं, मिल्टन फ्राइडमैन सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो नियो लिबरलिज्म का पॉलिसी है, इसको आने से, ग्लोबलाइजेशन आने से, हम लोगों को कॉस्ट इफेक्टिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जरूरत पड़ा। इसीलिए इसमें एनपीएम लाया गया। एनपीएम क्या किया? तो एनपीएम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लाने का काम किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को कम करने का काम किया, डाउनसाइज करने का। उसमें से लोगों को, कुछ लोगों को बाहर भी निकाला गया, है ना। फिर उसके बाद आउटसोर्सिंग किया गया गवर्नमेंट और टू प्राइवेट सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट के जितने भी काम थे। अब जैसे आप कोई कोई सरकारी अस्पताल में जाइएगा ना, तो ब्लड टेस्ट करने वाला कौन है? ब्लड टेस्ट अब सरकार नहीं कर रहा है। ब्लड टेस्ट करने वाला वो किसी को टेंडर दे दिया है, या पोलियो पिलाने का टेंडर दे देता है इस कंपनी को कि जो तुम पोलियो पिलाओ, अंत में तुम बिल दो। अमेरिका और इंग्लैंड में तो ऐसा ही होता है। जितने भी हेल्थ केयर इंश्योरेंस होते हैं, वो सब अब प्राइवेट लोग ही संभालते हैं। तो इस तरह से जो पहले सरकार काम करती थी, अब वह धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन होने लगा, ताकि सरकार पर बोझ, सरकार का खर्च जो है वह कम से कम हो। तो प्राइवेटाइजेशन, जो निजीकरण का जो पॉलिसी है, वह एनपीएम से शुरू हुआ। और इसके कारण से क्या होता है कि पब्लिकनेस, जो एक आपका पब्लिकनेस था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वह जनता के लिए है, ये पब्लिकनेस कहीं ना कहीं समाप्त हो गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, जो कि एक बहुत दुख का विषय था। क्योंकि अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में फर्क ही नहीं रहेगा, तो फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का तो एक तरह से औहदा गिर जाएगा ना। और अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन भी महंगे हो गए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह, तो आम जनता कहाँ जाएगी? तो इस पब्लिकनेस को दोबारा से लाने के लिए न्यू पब्लिक सर्विस नाम का एक अप्रोच को डेवलप किया गया, जो कि रोबोट बी डेनहार्ट और जेनेट डेनहार्ट, दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं, ये दोनों लेकर आते हैं। फिर बाद में एक गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया। गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट को इसलिए डेवलप किया गया ताकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम पार्टिसिपेटिव बना सकें, रूल ऑफ लॉ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काम करे। इसमें हम लोग ट्रांसपेरेंसी ला सकें, अर्थात पारदर्शिता ला सकें, रिस्पॉन्सिवनेस, ताकि उसको रिस्पॉन्सिव बनाया जा सके, जिम्मेदार बनाया जा सके, सोशल इक्विटी लाया जा सके। तो ये सब चीज़ें हैं। ये लेक्चर आपको जब पूरा, आप जब कोर्स कंप्लीट कर लीजिएगा, तो ये लेक्चर आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर हर एक चीज़ को डिटेल में नहीं लिख सकते हैं, वरना पता चला कि 30 पेज का एक ही आपका आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।
जितना हो सका मैंने अपने तरफ से कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आपको ज्ञान देने का कोशिश किया। मैंने रटवाया नहीं, ना ही मैंने स्लाइड को सिर्फ पढ़ा है। तो मुझे उम्मीद है आपको हमेशा की तरह मेरा लेक्चर पसंद आएगा। सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6 के भी लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पर बने हैं। अब मैं थक चुका हूँ, एक लाइक जरूर देकर जाइएगा। इतना देर रिकॉर्ड करने में हालत खराब हो जाता, हम सही बता रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। एक लाइक जरूर कीजिएगा, वेबसाइट पर जरूर जाकर देखिए, वहां आपको कंटेंट मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।